अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काजी की अदालत के अंदर कुछ बड़ों को तलब किया गया है। ऐसे बड़े जो अपने आप को अनटचेबल समझते थे, और अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये अनटचेबल लोगों को तलब तो कर लिया गया है, अगर ये गिल्टी पाए जाते हैं, ये कसूरवार पाए जाते हैं, तो फिर क्या इनका मुआवजा होगा, इनको हथकड़ी भी लग पाएगी या नहीं, या फिर वही कुछ होगा जो पाकिस्तान की तारीख है कि ये मामला जो होते हैं वहाँ पर ही दफन हो जाते हैं जहाँ पर से इन्हें जो है वो उठाया जाता है। क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के जो आइन के अंदर, कानून के अंदर लिखा होता है, उससे हट के चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो ना तो आइन का हिस्सा है, ना ही कानून का हिस्सा है, बल्कि पूरे का पूरा ढांचा उसी चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है, काम वही कर रहा होता है। प्रैक्टिकली जो पाकिस्तान जो वो चल रहा होता है ना, उसी ढांचे के ऊपर चल रहा होता है जो गैर आइनी तरीके से जो है वो काम कर रहा होता है। अब ये जो मामला है, ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी हैं जो कि जिनको जो रेफरेंस के ज़रिए से हटाया गया था, उनको वो नौकरी से बरतरफ किया गया था। उनका केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो मुतलका लोग थे जिनके नाम शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने लिए थे, उनको नोटिस जारी किए, जिसके अंदर कुछ बड़े नाम हैं। जी हाँ, ऐसे बड़े नाम के जिनको अदालत के अंदर तलब करना शायद कई दहाइयों बाद भी ऐसा मौका जो है वो देखने को नहीं मिलता, लेकिन तलब किया गया है। काजी फाइज ईसा की अदालत है और उस अदालत के अंदर कमर जवेद बाजवा का भी नाम सामने आया है, लेकिन उन्हें मेरे ख्याल में नोटिस अभी जारी नहीं किया गया। जो नोटिस जारी किया गया है वो जनरल फैज़, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद है, उनको नोटिस जारी किया गया है। और इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं जी अनवर कासी, उनको भी तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ब्रिगेडियर इरफान रामे नामी जो है वो ब्रिगेडियर हैं, उनको भी तलब कर लिया गया है। और इसके अलावा जो तलब किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट बार के सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार थे साबका अरबाब आरिफ, उनको भी तलब कर लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब ये मामला मतलब वो मामला है जो ओपन हो गया है, और आपको ये बताएं कि अगर ये मामला ओपन हो गया तो इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें ओपन तो हो जाती हैं, लेकिन फिर जब आगे पूरे का पूरा ढांचा एक्सपोज होता है तो आपको बताएं कि इस ढांचे के अंदर हर इदारे के लोग शामिल होते हैं। इदारे को मामूली लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे इदारे के जो तगड़े लोग होते हैं, जिनके हाथ के अंदर कुछ इख्तियारात होते हैं और वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो है वो इसके अंदर शामिल होते हैं। और फिर यही होता है कि मिट्टी पाओ वाली कहानी होती है, क्योंकि ये ऐसा अमाम है जिसके अंदर सारे के सारे नंगे पाए जाते हैं। और ये मामला शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी का है, जिसके अंदर उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने रावलपिंडी बार से खिताब करते हुए कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो अदालती मामला हैं, अदालती फैसले, अदालती जो बेंचेस बनते हैं, और कौन सा जो दरख्वास्त है किस बेंच ने देखनी है, कौन सा केस टेकअप करना है, किसको ड्रॉप करना है, तो ये सारी चीज़ें जो वो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है। ये शौकत अजीज़ सिद्दीकी का जो बेसिकली इल्ज़ाम था। तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन लोगों के नोटिस जो है वो जारी हो गए कि आप ज़रा आएँ ना, कोर्ट के अंदर आएँ, आपके यहाँ पे नाम आए, आपके जो है वो खिलाफ इल्ज़ामात हैं, आप क्या कुछ करते रहे। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ये इल्ज़ामात थे कि ये हमें ये कहा गया था कि आपने जो 2018 के इलेक्शन ने, उन इलेक्शन तक नवाज शरीफ और मरीम नवाज को जेल से बाहर नहीं आने देना, मतलब कि उनकी किसी तौर पर भी ज़मानत ना हो। हालांकि बेशक वो मेरिट पर हूँ, उनकी ज़मानत बनती हो, लेकिन उन्हें ज़मानत हमने नहीं देनी, आपने नहीं देनी, ये चीज़ हमें जो है वो बताई गई थी। यानी कि इंटरफेयर अफेयर किया जा रहा था, और कोर्ट के जितने भी बेंचेस बनते थे वो जनरल फैज़ हमीद की तरफ इनका इशारा है कि वो मैनेज करते थे कौन सा बेंच कैसे काम करेगा, कैसा बेंच बनेगा, किसको आपने ज़मानत देनी है और किसको जेल के अंदर फिक्स करना। तो ये पाकिस्तान की जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान की तारीख चलती आ रही है। लेकिन अब ये इल्ज़ामात हैं, अब इन इल्ज़ामात को प्रूव करने का मौका आ गया है। और जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी से आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने इस्तफसार किया है कि क्या ये मामला आपकी रिटायरमेंट पर, जो आपकी मराहत हैं, जो आपकी पेंशन्स है, जो आपकी रिटायरमेंट है, अगर उस तक है तो हम अभी अटॉर्नी जनरल को तलब कर लेते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आर्डर हम पास करवा देंगे। अगर आपने पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त करना है तो फिर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर आपने पाकिस्तान की तारीख को दुरुस्त करना है तो आप यहाँ पे फिर इस चीज़ को स्टैंड करें, जो जो लोग हैं उनको हमने पॉइंट आउट करना है, और आपने इस हवाले से मुकम्मल जो है वो शवायद या आपके पास जो प्रूफ्स हैं वो सारी चीज़ें हमारे सामने जो वो अदालत के सामने रखनी है। चूँकि ये ऐसा मामला है कि इसके अंदर ये जो जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी उन्होंने भी थोड़ी सी डंडी मारने की कोशिश की है। इनसे ये पूछा गया जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से कि आप बताएं कि ये तो सारे किरदार आ गए,
यानी कि ये लोग सारे किरदार थे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ को जेल के अंदर आपने डालना है, मरीम नवाज को जेल के अंदर डालना है, वहाँ से बाहर नहीं आने देना, तो इसका बेनिफिशरी कौन है? आप बेनिफिशरी का नाम क्यों नहीं ले रहे? यानी कि ये लोग तो किरदार थे जो काम कर रहे थे, अब इससे फ़ायदा कौन उठाना चाह रहा था, किसने फ़ायदा उठाया, आप बेनिफिशरी का नाम लें। तो यहाँ पे डंडी ये मारी गई कि अहमद खान ने वो तफसील बताई कि ये लोग जो थे इसलिए नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखना चाह रहे थे क्योंकि ये चाहते थे कि इनके जो टिकट होल्डर्स हैं जीप के निशान के ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी कि जो इनके उम्मीदवार हैं जो जिनको ये सपोर्ट कर रहे हैं, और जीप के निशान वाले, आपको याद होगा कि नून लीग के अंदर से जो लोग टूटे थे, चौधरी निसार वगैरह लोग थे, तो वो जीप के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों को चला रही है। आई डोंट नो कि ये रियलिटी के अंदर ऐसा था या नहीं, बट ये उस वक्त एक तासर पाया जाता था। तो इन्होंने यहाँ पे डंडी ये मारी है। हकीकत ये नहीं थी, हकीकत ये थी कि एक प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च किया जा रहा था और उसके साथ 2 और प्रोजेक्ट थे जो आगे चल के जिनको मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट इमरान खान कामयाब नहीं रहा है, एक और प्रोजेक्ट था वो कामयाब हुआ है, 2 प्रोजेक्ट फेल हुए हैं। 2, आपने तो एक प्रोजेक्ट का नाम सुना था ना कि प्रोजेक्ट इमरान खान, बेसिकली 3 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे थे और तीनों ने जो वो फायदा हासिल करना था। लेकिन यहाँ पे जो नवाज शरीफ को जेल के अंदर डालने से, मुस्लिम नून का खात्मा करने से, या फिर उनको पाकिस्तान से फिर बाद में बाहर भगा देने से जिसको फ़ायदा हो रहा था वो बराह रास्त इमरान खान साहब थे। यानी कि ये लोग एक किरदार अदा कर रहे थे इमरान खान के लिए, इमरान को लाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अदालत के अंदर शौकत अजीज़ सिद्दीकी के जो वकील हैं आमिद खान, उन्होंने इमरान का नाम नहीं लिया है, उन्होंने इमरान का नाम लेने से कतराते रहे। और आपको पता है ना कि उनके क्या मरासम है पीटीआई के साथ और क्या इमरान खान के साथ। खैर उन्होंने यहाँ पे डंडी मारी है, लेकिन बहरकैफ उस वक्त मुस्लिम नून को टारगेट किया गया था। मुस्लिम नून की चलती हुई गवर्नमेंट को, उनके जो कायद थे उनको जो है वो जेल के अंदर डाला गया था। तो हकीकत ये चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे डंडी मार के उसको साइड भी किया गया। तो बेसिकली बेनिफिशरी कौन है, अब ज़ाहिर है वो उसको भी बुलाया जाएगा कि ये सारे लोग क्यों इलेक्शन मैनेज कर रहे थे, क्यों इन्होंने ये सारा कुछ किया, क्यों ये लोगों को जेलों के अंदर डाल रहे थे। और ये ढांचा ऐसा है, आप अंदाज़ा लगाएं अगर ये वाकई में सच्चे इल्ज़ामात हैं तो आप देखें, जैसे कि नवाज शरीफ ने भी ये कहा था ना कि मुझे फैज़ हमीद का वही बार बार नाम ले रहे हैं। और कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई 2017, 2018, 2014 के अंदर, तो उसके अंदर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम हर तरफ से आ रहा है। कोई ऐसी साइड नहीं है जहाँ से उनका नाम ना आ रहा हो। तो बहरकैफ ये जो नाम आ रहा है तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे जुडिशरी को कंट्रोल किया जाता है। जुडिशरी ने ज़ाहिर है कि इंसाफ करना होता, तो फिर इंसाफ कहाँ पे गया? मतलब ये कि ये कुछ लोग थे जैसे लोगों को तलब किया गया। तो अब जनरल फैज़ हमीद ज़ाहिर है उस इतनी बड़ी सीट के ऊपर तो नहीं थे, वो तो डीजीसी थी मेरे ख्याल में उस वक्त 2018 के अंदर जब ये सारा कुछ हो रहा था। तो उनके जो बॉस थे ज़ाहिर है वो आर्मी चीफ थे। अब क्या वो अदालत के अंदर आके ये कहेंगे अगर पेश होते हैं तो क्या आर्मी चीफ ने मुझे ये सारी चीज़ें डायरेक्शन बताई थी? और अगर आपको बेसिकली बताएं तो ये पाकिस्तान की तारीख नहीं है कि किसी जनरल को हथकड़ी लगे या जनरल को सजा हो या फिर जनरल अदालत में आके पेश और फिर अपने किए के ऊपर नादम हो या माजरत करे। ऐसा पाकिस्तान की तारीख के अंदर नहीं होता रहा है। भले हकाइक सामने आ जाते हैं, चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं किसने किया, लेकिन वो तारीख का हिस्सा बन के रह जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सजा व जजा सिविलियंस के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं है, ये अनटचेबल ही रहेंगे। और दूसरी बात कि 3 किस्म के प्रोजेक्ट थे पाकिस्तान के अंदर जो एक तासर पाया जाता है, जो चीज़ें सामने आई हैं और जिनके हवाले से पीडीएम ने भी बात की थी। पीडीएम की जब गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी ना, तो उससे पहले जब पीडीएम बनी थी उस वक्त ये चीज़ें सामने आई थी कि 10 साल का प्लान है। 10 साल का प्लान कैसे था? एक तो ये था कि इमरान को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो इमरान ने अपना टाइम जो है वो लगाना है। लेकिन ये भी था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी। जनरल बाजवा एक ऑलरेडी 3 साल उन्होंने जो है वो रोल किया आर्मी के ऊपर, फिर 3 साल की उनको एक्सटेंशन भी मिले, मतलब वो 6 साल लगा रह चुके थे। इधर से इमरान खान को ये था कि आपने 2028 तक जो है वो गवर्नमेंट करनी है या 2030 तक जो है वो गवर्नमेंट करनी है। 2028 की बात जो है वो तासर आम पाया जाता था। और दूसरी जनरल फैज़ हमीद थे जो चौथे नंबर के ऊपर थे सीनियरिटी के लिहाज से, तो उनको आर्मी चीफ बनाना था और आर्मी चीफ बनने के बाद उनको दोबारा एक्सटेंशन देनी थी। और जब उनको एक्सटेंशन मिलनी थी, यानी कि उन्होंने भी 6 साल एंजॉय करने थे, तो बहरकैफ यहाँ पे मैं शॉर्टली अगर आपको बताऊँ तो कामयाब जो प्रोजेक्ट रहा वो जनरल बाजवा करा कि जनरल बाजवा ने 6 साल जो है वो अपनी जो है वो एंजॉय की अपनी जॉब को एज ए आर्मी चीफ। उन्होंने इसको एंजॉय किया, कैरी किया। लेकिन जो 2 प्रोजेक्ट थे, प्रोजेक्ट इमरान तो फेल हो गया। प्रोजेक्ट इमरान को तो पीडीएम के जरिए से वो निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। इमरान तो आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो पहला सेशन उसने अलबत्ता अबोर किया। और जनरल फैज़ हमीद वो थे कि जिन्होंने खुद से रिटायरमेंट ले ली, उनका नंबर ही नहीं आया, वो आर्मी चीफ नहीं बन सके। और फिर अगर आर्मी चीफ बनते तभी जाके एक्सटेंशन की बातें थी। तो ये एक पब्लिक के अंदर तासर पाया जाता है कि एक प्रोजेक्ट नहीं था, 3 प्रोजेक्ट थे और एक ही प्रोजेक्ट कामयाब हुआ जनरल बाजवा का, जिसने 6 साल जो है वो अपनी जॉब के ऊपर कायम रहे, इंजॉय किया उन्होंने आर्मी चीफ की पोस्ट को।
تو یہ چیزیں ساری ہو رہی تھی. لیکن اب مشکل کیا چیز ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں ساری ان کو عدالت کے اندر بلایا جاتا ہے بڑے نام ہے، پھر ان سے اگر پوچھ گچھ کی جاتی ہے تو یہاں پہ اگر یہ بڑے اداروں کے نام آ گئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی دیگر نام نہیں ہوں گے؟ کیسے بینچز بنے جوڈیشری کے اندر میں سے، کون کون سے لوگ تھے پولیٹیکل، کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، عمران خان کی گورنمنٹ کیسے آئی، آر ٹی ایس کیسے بیٹھے، یہ ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. صرف ایک بار کا آر ٹی ایس کا یہاں نظام کی بات نہیں ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری ہے، ہر الیکشن کے اندر کیسے آر ٹی ایس جو وہ بٹھایا جاتا ہے یا پھر بیٹھ جاتا ہے اور مختلف قسم کے حربے جو وہ استعمال ہوتے ہیں. تو بہرکیف جب یہ ڈھانچے اوپن ہونے کا نام لیتے ہیں تو پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں، بڑے اداروں کو لپیٹ کے اندر لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک نیا انتشار آ سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہر بار مٹی پاؤ والی سیاست ہوتی ہے، جو ایشو ہوتا ہے اس کو وہیں پر جو وہ مٹی پاؤ کی پالیسی کے تحت اس کو وہیں پہ چھوڑ کے آگے بڑھنے کی جو وہ کوشش کی جاتی ہے.